हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त एजे स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ना हम ट्रैवल करेंगे ना कोई मस्ती मजाक करेंगे। ये वीडियो बहुत ही प्राउड मोमेंट वीडियो रहेगा, स्पेशली मेरे लिए। मैं बताता हूँ क्यों। मेरे एक बड़े भी हैं जो अभी केबीसी के मंच से होकर आए हैं और वो हॉट सीट पर भी बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं, उनसे हम मिलते हैं और उनके बारे में जानेंगे, उनके ड्रीम पूछेंगे और केबीसी की पूरी जर्नी जानते हैं। तो मेरे घर से उनका घर लगभग 400 मीटर दूर है, तो मैं उनके घर चलता हूँ और वो रिलेशन में मेरे बड़े भैया भी हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूं बिमल शर्मा जी के घर और मेरे सामने बैठे बिमल शर्मा जी जो अभी केबीसी के मंच पर हॉट सीट पर बैठ के आए हैं। सबसे पहले मैंने बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतने बड़ा काम करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आपका अपने चैनल पर बुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप जनता को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैं बताने से पहले एक कुछ बोलना चाहूँगा कि जिसकी कोई पहचान न थी उसकी आज एक पहचान बन गई। मेरा नाम बिमल शर्मा है, मैं जबलपुर शहर का ही रहने वाला हूँ। तो आपकी केबीसी की जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई होगी। तो इतने बड़े मंच में जाने के बाद आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस जनता को बता दीजिए। अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा उस मंच तक जाने का, और बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि नए नए लोगों से मिलना हुआ। अलग अलग राज्यों से आए थे लोग, उनसे बातें करना, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और साथ ही वहाँ एक ऐसा था कि एक 3-4 दिन वहाँ ऐसा लगा कि सेलिब्रिटी टाइप का फील होता रहा। वो एक अलग ही अनुभव रहा क्योंकि 7-8 लोग पीछे लगे रहना, बातचीत करना, वो एक अलग ही चीज़ थी। और बड़ी बात की अमित जी से मिलने का मौका मिला, अमिताभ बच्चन जी से, जिनका हर हर किसी का सपना रहता है कि उनसे मिलें। तो वो मौका मेरे को मिला और साथ ही मेरी मम्मी को भी मौका मिला और मेरे भाई लोग गए थे, उनको भी मौका मिला अमित जी से मिलने का। और ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है वहाँ केबीसी में अमिताभ बच्चन जी से मिलना। तो केबीसी के मंच में आप पहुँचे हैं, तो उसका भी कुछ बता दीजिए कि आपने कितना मेहनत किया, क्या क्या ट्राई किया। अब संघर्ष तो रहा काफ़ी वहाँ तक जाने के लिए, और इसके साथ ही मेरा तो था ही था, और माँ बाप का संघर्ष था, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता रहा। उन्होंने इतना सपोर्ट किया तब जाके आज मैं वहाँ तक पहुँचा। और ये जर्नी वैसे काफ़ी लंबी रही, काफ़ी बड़ी रही। मेरे 10 साल का सपना था और 5 साल की मेरी कोशिश थी और 3 साल की मेहनत जाके सफल हुई, और फाइनली हॉट सीट तक बैठा और अमिताभ बच्चन जी से बात करने का मौका मिला और गेम खेलने का भी मौका मिला। तो बहुत ही अच्छी बात बोली। तो आप शायद 4 या 5वें नंबर पर हॉट सीट पर बैठे, तो उसके पहले आपको बहुत नर्वसनेस आ गई होगी। जैसे ही आपका नाम आया कि आप हॉट सीट में सिलेक्शन हो गया आपका, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या रिएक्शन रहा। अब हुआ क्या कि मेरा हो नहीं रहा था वहाँ पे, यानी 4-5 बार ट्रिपल एफ हो गया, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। तो हो क्या रहा था कि पहले दिन जब नहीं हुआ तो मैं घर, जब हम लोग वापस होटल गए तो वहाँ पे मेरे मम्मी ने और मेरे भाई लोग ने मेरे को बहुत ही मोटिवेट किया, नहीं नहीं तेरा होगा। बार बार मोटिवेट करते रहे, उन्होंने समझाया कि तेरा होगा ही होगा। तो चौथी पाँचवीं के बाद, 5वें के बाद मेरा 6वें नंबर पे मेरा फाइनली हॉट सीट के लिए नाम आया। तो वो खुशी बहुत ही, मैं बता नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता कि कैसी फीलिंग रही उस समय। मेरे आंसू आ गए, मैं काफ़ी भावुक हो गया क्योंकि 5वीं बार में मेरा नाम आया, लेकिन फाइनली हो ही गया मेरा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात हुई। और आप केबीसी के मंच पर पहुंचे, उसके पहुंचने से पहले बहुत सारे लेवल प्रोसेस रहती होगी, तो आप जनता को थोड़ा नॉलेज दे सकते हो उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। केबीसी में जाने के पहले, टीवी में आने के पहले काफ़ी कुछ होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि एक, जब सीज़न चालू होने वाला रहता है हर साल, तो रजिस्ट्रेशन होता है। तो 10 सवाल पूछे जाते हैं। इस बार तो 10 सवाल पूछे गए थे, ज़रूरी नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकती है। तो उन सवालों के जवाब हमको देने रहते हैं मैसेज के थ्रू। और इसके बाद हमारा होता क्या है कि इसके बाद अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो हमारे पास एक IVR कॉल आता है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड कॉल रहता है। वो कॉल आता है और उसमें हमारी जानकारी ली जाती है जो हम रजिस्ट्रेशन में भरे रहते हैं। फिर उसके बाद फाइनली लास्ट में 3 सवाल पूछे जाते हैं, जीके रिलेटेड सवाल रहते हैं, और उन सवालों को जवाब देना ज़रूरी रहता है। फिर क्या होता है, लास्ट में कहा जाता है कि अगर आप ऑडिशन के लिए चुने जाते हैं अगले राउंड के लिए, तो हम आपको संपर्क करेंगे। तो इसके साथ, इसके बाद ग्राउंड ऑडिशन होता है। फिर वहाँ से कॉल आता है, अगर हम सेलेक्ट हुए रहते हैं तो हमको मुंबई या अलग अलग सिटी में बुलाया जाता है, जहाँ भी उनका रहेगा। फिर वहाँ हम जाते हैं तो हमको एक बुकलेट मिलती है ऑडिशन में जाने के लिए, जिसमें हमारी पर्सनल जानकारी भरनी होती है। जिसमें से मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे हम
क्या पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें, अपनी पसंद की चीज़ क्या पसंद है क्या नहीं, ये बहुत सी जानकारी रहती है। और इसके साथ ही उसमें कुछ अपनी जैसे नापसंद चीज़, पसंद की चीज़, और इसके साथ ही जीवन रिलेटेड बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्या बनना चाहते हो, समाज को क्या संदेश देना चाहते हो, अपने बुरे अनुभव, अच्छे अनुभव, ये सभी वो सब उस बुकलेट में भरने रहते हैं। वो काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसको भरने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमको इतने अच्छे से भरना है उसको कि सामने वाला जब पढ़े तो कुछ इम्प्रेस हो, तभी वो हमको अगले राउंड के लिए चुनेगा। फिर इसके बाद होता है क्या, इसके बाद एक जीके टेस्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस जीके टेस्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है, ये वाला लेवल। तो आपके कितने नंबर आए थे जीके टेस्ट में? मेरे तो 20 में से 17 नंबर आए थे जीके टेस्ट में। फिर जीके टेस्ट निकालने के बाद जो फाइनली जो मेन रहता है, वहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू रहता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, वो ये जांचते हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वही सब, क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, समाज को क्या संदेश दोगे, टीवी में आने के बाद, टीवी के मंच में पहुँच कैसा लगा। और इसके साथ ही क्या होता है, वहाँ एक वीडियोग्राफी भी बनती रहती है। तो अगर हम पर्सनल इंटरव्यू पास करते हैं तो फिर अगले लेवल के लिए जब हम जाते हैं तो वीडियोग्राफी रहती है, तो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के जो भी टीम मेंबर रहती है वो देखती है, और वो चुनते हैं कि फाइनली इसको बुलाना है कि नहीं। अगर इन सब लेवल को क्रॉस करते हैं तब हमारा फाइनली FFF के लिए सिलेक्शन होता है। फाइनली एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका इतनी तारीख को शूट होगा, आप इस तारीख को पहुंच जाए। फिर बाकी जो होता है तो आप टीवी में देखेंगे ही। FFF के बाद पास करने के बाद हॉट सीट में पहुंचते हैं। तो ये एक जर्नी थी केबीसी के मंच तक मेरी जाने की। तो FFF के पहले 5 लेवल होते हैं, तो यानी ये इतना आसान नहीं है कि इतने बड़े मंच पर जाना, बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप इतने बड़े मंच पर पहुंचे हैं केबीसी के, इसके पहले आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी हुई होगी, बहुत कुछ किया होगा आपने, तो जनता को कुछ बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि जर्नी बहुत अच्छी रही इसके पहले, लेकिन संघर्ष काफ़ी रहा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। क्या है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की ज़िंदगी एक सीधी पटरी की तरह चलती है, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि कभी मेरी ज़िंदगी ट्रेन की तरह चली, कभी बस की तरह चली, और कभी पानी वाली नाव की तरह चली। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि जब वो कहते हैं ना कि पानी का बहाव जब तेज हो जाता है, नाव इधर उल्टी सीधी होती रहती, तो उस तरीके से भी मेरी ज़िंदगी चली है। और कभी कभी तो पंचर बस की तरह भी चली है। आपने बहुत तो हुआ है कि इसके पहले मैंने बहुत कुछ किया है जो लोगों को पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग तो मेरे को बेरोजगारी समझते हैं कि कुछ किया नहीं है जीवन में। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा, मैंने डिलीवरी बॉय का भी काम किया है, मैंने बैंक में भी जॉब की है, और इसके साथ में ट्यूशन टीचर का जॉब तो करता ही हूँ। मैंने यहाँ तक हेल्पर ही काम की है। मैं नाइट में भी जॉब करने जाता रहा। मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस भी थी। साथ ही मैंने एक बिजनेस स्टार्ट भी किया था, तो मेंस वेयर शॉप थी, वो भी मेरी थी। और इसके साथ ही मैंने रोडों में झालर तक बेची है, वो हो गए समय हो गया इसको। तो काफ़ी मैंने काम किया है, पर क्या है ना, कभी मेरे को इन कामों में मन नहीं लगा, कभी ये हुआ कि कभी कुछ कामों में सफलता नहीं मिली, तो इसलिए मैंने ये काम मेरे को ड्रॉप करने पड़े। क्योंकि मेरा फोकस एक ही था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी, और मैं चाहता रहा कि मैं जो काम करूँ उसमें मैं पढ़ सकूँ। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब की जब मैं तैयारी करता था, ये भी तैयारी मेरे को काफ़ी लेट हुई, क्योंकि जब मुझे पढ़ना चाहिए था उस समय मैंने स्कूल से छोड़ने के बाद, ITI करने के बाद पढ़ना चाहिए था, उसके बाद ही मैंने क्या काम स्टार्ट कर दिया। मैं कंपनी में जॉब करने लगा, जहाँ मैं हेल्परी का काम करता रहा, जहाँ मैं 1.5 से 2 साल काम किया, और मैं कुछ ना कुछ काम करता रहा। तो जिस वजह से गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैं कह सकता हूँ। तो ये चीज़ हुई, जब थोड़ा समझ में आया, जब देखा कि साल भर कमाने के बाद पता चला कि कुछ बचा ही नहीं मेरे हाथ में, क्योंकि मैं चाहता रहा कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे सपने पूरे हो सकें। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने तो ऐसे पूरे हो नहीं सकते, तो मैंने उन कामों को छोड़ा और मैंने अपनी स्टडी शुरुआत की, और जॉब के लिए मैंने प्रिपरेशन की। पर मैं इसके बाद भी बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे काम करता रहा। तो मैंने आपकी इंस्टा आईडी भी चेक करी थी, आप उसमें शायरी वगैरह भी लिखते हैं, तो कुछ सुना दीजिए। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कभी कभी अंदर से निकल आता है। तो एक माँ के लिए शायरी लिखी थी, वो केबीसी के मंच पे कहना चाहता था, लेकिन वो मौका मिल ही नहीं पाया। तो कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी वजह से मैंने दुनिया देखी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी वजह से मैंने दुनिया देखी, उन्हें आज मेरी वजह से पूरी दुनिया देख रही है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही अच्छी शायरी थी ये। तो आप केबीसी के मंच पर पहुँचे, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो आपके कुछ ड्रीम भी होंगे जो बताइए जनता को आप।
ड्रीम तो वैसे काफ़ी रहे और अभी हैं भी, और कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं भी हुए। तो केबीसी के मंच में जाने के पहले एक ड्रीम तो यही था कि केबीसी के मंच तक जाना है, तो वो तो पूरा हो गया। और साथ में ये भी था कि मम्मी को फ्लाइट में घुमाना है, तो ये ड्रीम भी पूरा हुआ। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और सेटल होना है लाइफ में। तो वो चीज़ अभी तक तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश मेरी अभी जारी है कि इसको पूरा किया जाए, और शायद इस बार लग रहा है कि ये पूरा हो भी जाएगा, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है जो मैंने, तो वो पेपर भी हो गया, एग्ज़ाम भी अच्छा गया, सिर्फ इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आना बाकी है। तो यही है, और भी काफ़ी छोटे मोटे ड्रीम तो हर किसी की लाइफ में रहते हैं, इसी तरह मेरे भी हैं, कुछ बड़े थे तो बता दिया। और इसके साथ ही एक है कि बाइक राइडिंग का काफ़ी शौक है, घूमने फिरने का। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा जगह जाऊँ, घूमूँ, भारत भ्रमण करूँ, तो नई नई जगह जाऊँ, देखूँ। तो अब सोच रहा हूँ कि एक बाइक लूँ जिससे मैं लद्दाख घूमने जाऊँ बाइक से। तो ये कुछ है ड्रीम है, बाकी कुछ छोटे मोटे हैं वो तो हर किसी की लाइफ में रहते हैं। तो आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाएं। तो आप केबीसी के इतने बड़े मंच पर पहुंचे हैं, तो आपका कुछ हैप्पी मोमेंट होगा जो आप जनता को बताइए। अब हैप्पी मोमेंट तो था, सबसे पहले तो हॉट सीट तक पहुँचा मैं, और इसके साथ ही ये भी था कि मेरी माँ को पूरी दुनिया ने देखी, और अमित जी से मिलने का मौका मिला मेरे को और मेरी माँ को। तो ये काफ़ी हैप्पी मोमेंट था। और हर किसी की लाइफ में एक सैड मोमेंट भी होता है, तो केबीसी के मंच पे भी आपका कुछ सैड मोमेंट तो होगा ही, तो वो भी बता दीजिए। सैड मोमेंट तो वैसे बहुत है लाइफ में, लेकिन केबीसी के मंच की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि इतने बड़े मंच में पहुंचने के बाद काफ़ी कुछ बदल सकता रहा जीवन में, अगर मैं कुछ बड़ी धनराशि जीत सकता, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। मैं इतनी धनराशि भी नहीं जीत पाया कि एक आल्टो कार ले सकता, लेकिन बस इतना है कि इतनी धनराशि ज़रूर जीत गया हूँ कि एक बुलेट आराम से ले सकता हूँ। लेकिन अब और एक सैड मोमेंट ये भी था कि वहाँ पे माँ मम्मी के लिए कुछ करना चाहता रहा, लेकिन वो टाइम ही नहीं आ पाया, वो यानी मौका नहीं आया था जिस टाइम पे हमने सेट किया था कि इस समय पे ये चीज़ करेंगे, उसके पहले ही मेरा गेम ख़त्म हो गया। तो वो काफ़ी दुख होता है उस चीज़ का। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें हम ये करना चाह रहे थे कि मैं कुछ माँ के लिए बोलता, कुछ शायरी और उनके और हमारा कुछ जो भी रिलेशन था, और कुछ फ़ोटो चलवाता, और जो वीडियो थे वो चलवाते हैं हम केबीसी के मंच पे। और लास्ट में ऐसा करने वाले थे कि मैं अपनी माँ को वहाँ से बुलाता, वो स्टेज से नीचे उतर के आती और अमित जी की और मेरी माँ की एक फ़ोटो हो जाती साथ में ही। तो ये हर कोई देख लेता है, ये एक ऐसा मोमेंट था, लेकिन ये नहीं हो पाया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, और अभी भी मेरे को अंदर से दुखी होता है इस चीज़ का। तो ठीक है, वैसे आप इतने बड़े मंच पर पहुंच भी गए, वो भी बहुत हैप्पी की बात। एक सवाल और कि आपकी इतनी एज हो चुकी है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो जनता का तो काम ही है बोलना, तो कोई लोग ताने तो मारते होंगे आप। अब लोगों का तो काम ही है कहने का। अब क्या है ना कि अब हम क्या चाहते हैं लोगों को ये पता नहीं रहता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वही है ना कि लोगों का तो काम ही कहना है, क्योंकि लोगों के तानों से बड़े मेरे सपने हैं। तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या चाह रहे हैं और हमें क्या करना है जीवन में। तो बहुत ही प्यारी बात बोली कि लोगों के ताने से बड़े मेरे सपने हैं, दिल को छू गई ये बात। तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका शादी का क्या विचार है। फ़िलहाल तो ऐसा अभी तो कोई विचार नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ सेटलमेंट सही साट अच्छा नहीं हो जाता, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, फिर उसके बाद ही इसके बारे में विचार करूँगा। क्योंकि अभी तो मेरे को पहले अपनी बहन की शादी करना है, फिर उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूँगा। वो तो क्या है ना कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, ऊपर वाले ने एक ना एक जोड़ी तो बनाई ही होगी वैसे। ये बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और अभी तक आपके जीवन में कोई लड़की आई है। अब क्या है ना कि ये इश्क, मोहब्बत, प्यार व्यार, अब इससे बचा कौन है ये बताओ पहले। बहुत सही बोला आपने। तो क्या है कि अब जीवन में तो किसी ना किसी का आना तो ज़रूरी ही था, तो आई भी और चली भी गई कह सकते हैं। चली गई तो कोई बात नहीं तो करेंगे। अब ये तो है कि अब क्या हुआ कि आना तो ऐसा हुआ कि उसका आना ऐसे हुआ जैसे उगता हुआ सूरज, और उसका जाना ऐसा हुआ कि ढलता हुआ सूरज। सुबह आई कह सकते हैं, शाम को चली गई, और उसके जाने के बाद ऐसा हुआ कि बादलों के पीछे छुप गया सूरज। अरे बहुत सही। तो आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप कुछ जबलपुर के बारे में भी कुछ बोल दीजिए।
जबलपुर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे को अपना जबलपुर शहर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इंडिया के बाहर तो घूमने नहीं गया कि कह सकता हूँ कि मेरा भारत अच्छा है, वहाँ कहता है, लेकिन भारत तो अपना है ही अच्छा। लेकिन जब हम भारत में घूमते हैं, तो जब मैं लौट के आता हूँ कहीं से घूम के, तो मेरे को हमेशा यही लगता है कि अपना जबलपुर बेस्ट, क्योंकि जो अपना शहर होता है वो अपने शहर की बात ही अलग है। और इसके साथ ही अब जबलपुर शहर माँ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको सभी लोग पूछते हैं, तो एक बहुत ही गर्व की बात होती है। हम अपने जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं। तो माँ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ जो हमारा शहर है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यहाँ पे ये है कि शहर में गड्ढे बहुत हैं रोड का भी गड्ढे बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपना शहर जो है नंबर 1 बने। ये मेरी ख्वाहिश है, चाहे साफ सुथरा रहे, स्वच्छ बने इंदौर की तरह। बस यही चाहता हूँ। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस शहर को स्वच्छ बनाने के लिए इसका प्रयास करें। अब सरकारें तो कर ही रही हैं, तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और शहर को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है जबलपुर वाले के लिए, अपना शहर को स्वच्छ बनाएं। और मैं भी जबलपुर से ही हूँ। तो आज आपसे बात कर कर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये एक्सपीरियंस मैं बता भी नहीं पाऊँगा। और वीडियो में जाते जाते कुछ आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मेरा तो मानना ये है कि अगर किसी काम में लगे रहो, तो उस काम में जब तक लगे रहो, जब तक सफलता ना मिल जाए, और पूरी ईमानदारी से उस काम को करो, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो लगे रहो अपने काम में कि एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात बोली है आपने, बहुत ही अच्छी। और ऐसा कुछ शायरी एक और बहुत प्यारी लगी आपकी, मेरी शायरी, आपकी शायरी मुझे बहुत प्यारी लगी, कुछ और भी बोल दीजिए। एक कहना चाहूँगा कि वो क्या है ना, कि इंसान जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उस करने के लिए कुछ नहीं करता है। क्योंकि उसको पाना तो बहुत कुछ है, लेकिन उस पाने के लिए भी वो इंसान कुछ नहीं करना चाहता है। और एक चीज़ कहूँगा, एक चीज़ कहूँगा कि सच कहूँ तो झोंक दिया था अपने आप को कुछ पाने की चाहत में, पर मंजिल मिली नहीं अभी तक, पर मेरा सफ़र अभी जारी है। बहुत ही प्यारी बोली आपने ये शायरी। और बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो गई हमारी वीडियो की।